हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आपके मैथ के मॉडल सेट। और ये मॉडल सेट तैयार किया गया है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने सिलेक्ट करके लाए हैं कि सीधा आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और प्रत्येक मैथ के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें और मिलाते रहें कि आप अभी तक इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर अपने से दे सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। काफी आसान। और पहला क्वेश्चन आपका ऐसा ही होगा एग्जाम में भी। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जैसे कि जानते होंगे कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q जो हो वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये आपको पता हो। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जिसका रूट में कोई नंबर लिखा हुआ हो लेकिन उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो वैसे को अपरिमेय कहते हैं। तब चुन लीजिए इसमें परिमेय बताना है कौन सा है। √3 ये परिमेय तो नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन इस सेकेंड वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें √2 और √2 को अगर कटा दिया जाए तो बचता आपके पास 2 है। मतलब ये एक प्रकार का परिमेय हो गया क्योंकि ये पूरी संख्या आपको मिल गई। यहां C भी अपरिमेय है अर्थात, और डी भी देख सकते हैं कि अपरिमेय है। तो हमारा यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिमेय के रूप में पहले का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ एकदम बढ़ेंगे आगे। चलो आ जाते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब देने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इस बार आपके सामने है लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लस, महत्तम समापवर्तक मस, भागफल या शेषफल। तो आपको बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग महत्तम समापवर्तक के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे इंग्लिश में एचसीएफ के नाम से भी जाना जाता है। हायर कॉमन फैक्टर इसका पूरा नाम होता है। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महत्तम समापवर्तक। आगे हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे का हम सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका प्रश्न का जवाब कितने लोग देते हैं। प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का महत्तम समापवर्तक गुणे ab का लघुत्तम समापवर्तक। मतलब यहां कहा है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये शॉर्ट में आप समझ सकते हैं क्योंकि शॉर्ट में कई बार आपको पढ़ाया जाता है। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम जो होता है वो किसके बराबर होता है, जबकि दो नंबर कौन कौन है, एक ए है और आपका एक बी है। तो आप जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहां संख्या का जवाब हो जाएगा a गुना b। चूंकि a और b यहां पर दो संख्या है तो मेरा यहां जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तीसरे का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। चलो आज का चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। चौथे का जवाब देने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे एक बार। चलिए चौथा देखिए। चौथा है वास्तविक संख्या 0.54 और यहां पर देख सकते हैं कि 0.54 जो है तो 5 और 4 दोनों पर आपको रैंकिंग दिया हुआ है। इसे P बटा Q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। यदि P बटा Q के रूप में लिखा जाए तो क्या संख्या होगी ये बताना है। तो इसे P बटा Q के रूप में लिखने का दम शॉर्ट तरीका हम आपको समझाते हैं। आज करना क्या है कि यहां जो नंबर आपके सामने है वो नंबर लिख लीजिए। 54 है, 54 लिख लीजिए। और दशमलव हटाने का रूल्स रैंकिंग के तहत आता है कि रैंकिंग अगर दोनों पर है तो आपको नीचे में 99 लिख देना है और 99 लिखते हैं तो 99 हो जाता है। मतलब इस प्रश्न का आंसर होगा 54/99। अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं। चलिए इसे कटा के देखते हैं। तो देखिए ये आपका कटता है 33 तिया और इसे कटा सकते हैं 3 एकम 3 और 8 तरीके 24, मतलब 18 तिया। और भी कटा सकते हैं 6 तिया और 11 तिया। मतलब यहां पर मेरा फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6/11। और 6/11 देख लीजिए किस ऑप्शन में है तो ये मिलता है हमें ऑप्शन बी में। मतलब चौथे क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आज का बढ़ते हैं आगे। है आपके सामने पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न का सभी लोग एक बार जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? विषम संख्या, आप जानते होंगे विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता या जिस संख्या को 2 से पूरा पूरा नहीं भाग लगाया जा सकता उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या का किस रूप में होता है? तो विषम संख्या जब भी होगा तो 2 से भाग जब उसको लगाएंगे तो वो भाग नहीं लगेगा, शेष 1 उसमें बच जाता है। 2 से जब भाग लगाएंगे तो वो भाग नहीं लगेगा, क्या शेष बच जाता है? 1 शेष बच जाता है, उसको विषम संख्या कहते हैं। तो यहां जवाब मेरा हो जाएगा 2q + 1 अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा पांचवे का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हैं आज के छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हम जवाब देने का प्रयास करेंगे और हम पहले बता दें हम वही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। घात 1 वाले बहुपद कहलाता है, मतलब जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। लेकिन 2 अगर घात होता तो उसे द्विघात कहा जाता, अगर 3 घात होता तो त्रिघात बहुपद कहलाता। लेकिन यहां मेरा सवाल है कि 1 घात वाला, तो 1 घात वाले को हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ऑप्शन सी जो हो गए इस छठे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे रैखिक बहुपद जो होता है वो इस प्रकार से लिखा जा सकता है 2x + 3y = 6, ऐसे कुछ करके। अगर 2x + 3y लिखा गया है तो एक प्रकार का ये जो आपके सामने पद है, बहुपद है, ये रैखिक होगा क्योंकि इसका पावर 1 है। सातवां देखते हैं, सातवें क्वेश्चन का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा? अब यहां देखिए दम इजी क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भर भर के जरूर मिलेंगे। आप 2 बातें याद रखिए, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। यहां पर मूलों के गुणनफल से सवाल है, मतलब अल्फा × बीटा। अब अल्फा × बीटा बराबर होता है आपके सामने फॉर्मूला c/a। अब c और a को देख लीजिए, इस वाले ऑप्शन में अगर c और a को देखते हैं तो आपको c और a का क्रम मिल जाता है। c मिल जाता है आपको देखिए 5, तो 5 हो गया। और आपके सामने a जो है ये मिल जाता है यहां पर x² का गुणज मतलब 1, अर्थात इसके बटा में 1 लिख लेंगे और टोटल वैल्यू आपके सामने यहां हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। चूंकि 5/1 जो होता है वो 5 के बराबर है, मतलब यहां पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस 7 का ऑप्शन नंबर ए 5। ऑप्शन बी में एकदम गलत जवाब है, -5। आप सोचेंगे भी नहीं, अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो ऐसा सोचेंगे भी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चले आगे है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन का जवाब जानेंगे। बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। चलिए मूलों के गुणनफल से भी सवाल लिया गया था, अभी आ गया है मूलों के योगफल से। तो मूलों का योगफल अर्थात अल्फा + बीटा का वैल्यू होता है और वो होता है -b/a। अब -b/a चुनिए। -b/a कैसे चुनेंगे? तो -b अगर चुनना है तो -b देखिए -4 है, तो माइनस और माइनस ये टोटल आपका +4 हो जाएगा और उसके इंटू में a लिखना है। a लिख लेना है x² गुणज जो 1 को डिनोट करता है, मतलब इसका मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4। अब देख लीजिए 4 किस ऑप्शन में है, तो 4 है आपके सामने बी ऑप्शन में, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हैं आज के 9वें क्वेश्चन को। 9वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी ज्यादा फेमस। तो पहले समझिए कि अद्वितीय हल या इसे बोला जाता है एक हल, और इसका कंडीशन होता है, आप पढ़ चुके होंगे, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर रैखिक समीकरण के बीच ये संबंध होता है तो उसके अद्वितीय हल या एक हल होते हैं। तो लेकिन आपसे पूछा गया कि वो हल जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो वैसा हल जो होता है वो अविरोधी कहलाता है, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसका कंडीशन है, और कंडीशन आपके सामने है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 अद्वितीय हल के लिए। चले आते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसका जवाब हम सभी लोग जानेंगे। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हैं? अनंत मतलब अनेक हल है। अनेक हल का कंडीशन याद कीजिए, तो इसका कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2
और इक्वल टू होता है C1/C2। अब यहां समझने का प्रयास करेंगे, ये आपके सामने जो वैल्यू दिया गया है इसके कंडीशन को फॉलो कीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए। अब सवाल को सॉल्व कर लीजिए। A1/A2 देख सकते हैं, A1 आपका 2 है और A2 आपके पास 4 है, तो 2/4 लिख लेंगे यहां पर। और उसके बाद क्या करेंगे, B1/B2 जो कि 3 और K दिखता है, तो यहां 3 लिख दीजिए और इसके बटा में K दे लीजिए और यहीं से आपको K मिल जाएगा। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, 2 से इसको कटा देंगे 2 बार में और यहां कुछ नहीं तो 1 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका K का जो वैल्यू आता है वो आता है 3 दूनी 6 और ये ऑप्शन देख लीजिए किस में मिलता है, तो ये मिला हुआ आपको डी ऑप्शन में, मतलब 10वें का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। आप याद रखें कि समीकरण के अनेक हल कब होते हैं, अद्वितीय हल कब होते हैं, या कोई हल कब नहीं होता है। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एकदम आप सही करके आएंगे एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर 11 के रूप में। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे हम सभी। 11 समझते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो पहले आप क्या करेंगे, यहां पर इसका मूल निकाल लेंगे। और मूल कैसे निकालेंगे ये तो आपको पता होगा, लेकिन अगर मूल नहीं निकाल पाते हैं तो आप इसके लिए निकालिए इसका d। और d अगर आप पता लगा लेते हैं तो सवाल इजी आप सॉल्व कर पाएंगे। d क्या होता है, तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac इसको सॉल्व कीजिए तो b आपके सामने है 1 का स्क्वायर करते 1 होता है, माइनस 4ac, तो 4 आपके सामने है, a का वैल्यूएशन है 1 और c का वैल्यूएशन है -1। अब देख लीजिए इसको टोटल वैल्यू कीजिए, 1 माइनस और माइनस क्रॉस करते हैं तो प्लस हो जाता 4, अर्थात टोटल आ जाता आपके सामने 5। अब 5 जो आप पास है इसकी तुलना कीजिए 0 से, 0 से बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे सामने d जो है वो 0 से बड़ा हो गया। और जब d का मान 0 से बड़ा होता है इस सिचुएशन में क्या कंडीशन होंगे, तो ऐसे कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होगा, अर्थात वास्तविक और असमान दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में 11 का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 देख लेते हैं। इसके बाद 12 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। x² माइनस px प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। अब मूल समान है, मूल समान का मतलब कि उसका d जो होगा वो बराबर होगा 0 के। क्योंकि मूल तभी बराबर होते हैं जब d का वैल्यू 0 होता है। अब d का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए इस वाले भाग से, d बराबर आपके सामने सबको फॉर्मूला पता है कि d का जो वैल्यू होता है वो होता है b² माइनस 4ac, ये सारे लोग जानते हैं। तो d बराबर 0 करते हैं तो b² माइनस 4ac यहां बैठाएंगे, b के जगह पर है माइनस p, तो माइनस p का स्क्वायर करिएगा तो आपको हो जाएगा p² माइनस 4ac, a और c का वैल्यू रखते हैं तो क्रम से मिलता है 1 और इंटू में मिल जाता है आपके सामने q, और इसको करेंगे 0 के बराबर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो यहां से मिल जाता है p², और अगर आप इस वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है 4 इंटू 1 इंटू क्यू, इसको भेज दीजिए क्रॉस करके RHS में, तो क्रॉस करके RHS में भेजते हैं तो ये आ जाता है प्लस में 4q, और ये देख लीजिए p² इक्वल टू 4q किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये टच किया है आपको ऑप्शन नंबर बी को, मतलब 12 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप अच्छे से याद करेंगे कि d अगर 0 के बराबर हो तो मूल बराबर होते हैं, d अगर ग्रेटर देन हो 0 तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, और यदि d लेस देन हो 0 तो मूल अवास्तविक होते हैं। चलिए आगे हैं आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें का जवाब हम लोग सब लोग जानने का प्रयास करेंगे। 13 क्वेश्चन है, एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर कितना है। तो सार्व अंतर काफी आसान है, सार्व अंतर d निकाल लेते हैं, और d कैसे निकालते हैं, तो a2 में a1 को माइनस कीजिए, अर्थात दूसरे पद से पहले को घटाइए, आपको AP का सार्व अंतर पता चल जाएगा। तो 10 में से 4 घटाइए, 10 में से 4 घटाते 6 बचता है, और ये मिल जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी में, मतलब 15 का मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। 14 का जवाब हम लोग सब लोग जानेंगे। जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 है तब एपी के 3 पद होंगे।
आपको कैसे एपी के 3 पद निकालने हैं, जबकि पहला पद और सार्वंतर ये दोनों दिया हुआ है। ये कई बार हम आपको बता चुके हैं और फिर से एक बार आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को तो धुआं उड़ा देंगे हम सभी लोग, हमें पक्का उम्मीद है, हमें पक्का ये टारगेट है इस बार का। प्रथम पद, तो प्रथम पद आप लिख लीजिए 2। अब इसके बाद अगला पद लिखना है, तो उसमें सार्व अंतर जो दिया गया है उसको जोड़ दीजिए। तो 2 में 3 जोड़िएगा तो अगला अंक मिल जाएगा आपको 5। अगर अगला अंक चाहिए तो फिर से इस 5 में आप 3 जोड़ दीजिए, तो 5 और 3 हो जाते हैं आपके पास 8। आगे भी पद चाहिए तो इसी तरह से निकालते रहिए। लेकिन हम इस सवाल में केवल 3 पद ही पूछा गया है, तो यहां हो जाएगा 2 5 8 और ये दिया गया ऑप्शन बी में, मतलब 14 का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम धुआं उड़ा देंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ गया तो। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, एकदम। आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी डिस्कस को समझने का प्रयास करें। 15 देखते हैं, आपके सामने एक और दे दिया है। ये आपके सामने द्विघात समीकरण एपी ही है। इस एपी का पदांतर बताना है। पदांतर मतलब जिसको सारबंतर भी कहते हैं, जिसे कॉमन डिफरेंट बोला जाता है इंग्लिश में। तो अब कॉमन डिफरेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, दूसरे में से पहले को घटाना है, अर्थात 1/2 में से माइनस कर देना है 3/2 को। अब 1 में से 2/3 को माइनस किए तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 - 3 मतलब टोटल हो जाएगा -2/2 और -2/2 को कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1। और ये -1 कहां दिख रहा है, बी ऑप्शन में, मतलब 15 का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पदांतर पूछे या सारबंतर, दोनों एक ही चीज को बोलते हैं। चलिए आगे हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां का जवाब जानेंगे। बिंदु 2 3 से 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। ये मूल बिंदु आप गांठ बांधिए क्वेश्चन में कि मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछेगा तो आप बताएंगे x² + y² और इसका निकाल देंगे रूट। इतना ही करना आपको। अब x और y कहां से लेंगे, तो x y जो दिया है ये मान, इसमें से आप x और y ले लेंगे। अब थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे और मतलब अच्छे सॉल्व करेंगे। या इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा। इसके बाद इस 3 का स्क्वायर कीजिए, चूंकि y² है तो आपको मिल जाएगा यहां से 9, अर्थात 9 और 4 आप ऐड कर देते हैं, 9 और 4 जोड़ते हैं तो हो जाता है 13। और 13 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाला जा सकता है, डायरेक्ट ढूंढिए ऑप्शन में जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। 16 का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। चले आगे आज के 17 नंबर की ओर। 17 का जवाब हम सभी लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, बिंदुओं -10 6 और 6 - 10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या है। अभी देखिए निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आपके सामने लिया गया है। तो निर्देशांक ज्यामिति में मध्य बिंदु काफी आसानी से निकलता है। मध्य बिंदु के लिए आप क्या करेंगे, x1 + x2/2, फिर उसके बाद y1 करेंगे, y1 + y2/2। बस इतना काम कर देना, आपको सवाल मिल जाएगा। अब x1 x2 कहां से देखें, तो ये -10 है और ये 6 है, तो -10 और 6 को जोड़ दीजिए। तो -10 और -6 को जोड़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा -4। अब -4 को 2 से भाग लगा दीजिए और उसके बाद y निर्देशांक निकालना है, तो 6 में से -10 जोड़िए। अब देखिए 6 में -10 जो है वो जोड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहां से आपको मिलेगा -4, अर्थात यहां से मिलेगा ये भी -4। अब अगर आप इसे कैलकुलेशन करते हैं तो 2 से कटाते थे 2 बार में, यहां 2 से कटता है ये 2 बार में, मतलब मेरे पास ऑप्शन मिल जाता है -2 जो दिया हुआ ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके सामने 18 नंबर। 18 का जवाब सब लोग जानने का प्रयास करेंगे। बताना आपको है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखिए इस क्वेश्चन में कई सारे लोग हमारे पास कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन हम नहीं कंफ्यूज करेंगे क्योंकि गुरु आर्यभट्ट से जुड़े हुए हैं आप। y अक्ष से दूरी, अगर कार्तीय तल आप खींचते हैं तो कार्तीय तल ऐसा होता है। अब इसमें y अक्ष कौन होता है, तो y अक्ष आपका ये है। अब y अक्ष से दूरी, तो दूरी या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, ये x अक्ष को डिनोट करता है, मतलब x वाला अक्ष को डिनोट करता है। तो अगर ये आपके सामने x अक्ष है तो सिंपल सी बात है, x अक्ष का जो निर्देशांक होता है, पढ़े होंगे आप लोग, अगर 2 है और y वाला 3 है तो इस x वाले को कहते हैं x निर्देशांक या भुज। तो यहां y अक्ष से दूरी क्या पूछा गया है, तो वो कहा गया x निर्देशांक। लेकिन अगर भुज दिया होता ऑप्शन में तो भुज भी सही होता, लेकिन भुज ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए मेरा इस 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए 19 आगे है, 19 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। ये काफी आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? उम्मीद करते हैं इसका जवाब सभी के पास होगा। अब देख लीजिए, चतुर्थांश पूछा गया है जिसमें पहला x अक्ष माइनस में है, तो x माइनस में होता है और y प्लस में होता है, ऐसा मिलता है आपको द्वितीय चतुर्थांश में। जबकि अगर पहले चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं, जबकि चतुर्थ में पहले प्लस और उसके बाद माइनस होता है। तो अगर इस बात को याद रखते हैं तो यहां देख सकते हैं -8 6 है, पहले में माइनस x निर्देशांक माइनस है, y कोटि जो है मतलब कोटि जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें का जवाब सब लोग जानेंगे। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? अब यहां x अक्ष से पूछा तो कार्तीय तल में x अक्ष इसको बोलते हैं। अब x अक्ष से दूरी अगर पूछा गया तो ये दूरी या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसको कहें या फिर इसको कहें, ये हमारा y निर्देशांक कहलाएगा। और y निर्देशांक को सब लोग जानते हैं, कोटि कहते हैं। अब देख लीजिए इसमें कौन सा कोटि दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, मतलब इस 20 का मेरा राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 को देखते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? सर्वसमीका याद है आपको, तो सर्वसमीका याद है तो 1 + cot स्क्वायर का मान होता है cosec स्क्वायर x, चूंकि cosec स्क्वायर x = 1 + cot स्क्वायर होता है, मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे हैं आज के 22वें क्वेश्चन में। 22वें का जवाब देने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। मान है कि 1/√3 किसका मान है? तो 1/√3 अगर आपसे पूछे तो ये 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, tan में होता है 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा बेवकूफ बनाया है कि tan जो दिया है वो π/6 के रूप में दिया है। तो बता चुके हैं कि पाई अगर त्रिकोणमिति में है तो इसका मान आप 180 यूज करेंगे, ये ध्यान रहे। पाई का मान क्या यूज करना है? 180 अगर त्रिकोणमिति बना रहे हैं तो 180 अगर इस पाई के जगह पर रख लेते हैं, 6 से भाग लगाते हैं तो 30 होता है। मतलब मेरा यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/√3 tan π/6 का वैल्यू होता है। चलिए आगे है 23वें क्वेश्चन में। आपको बताना है tan 60 डिग्री का मान। तो एक बार tan वाले मान सारा आप पूरी तालिका याद कर सकते हैं। तालिका याद नहीं है तो कमेंट में जरूर बताइए, उस पर हम स्पेशल आपके लिए वीडियो बना देंगे। ऐसे पहले का वीडियो बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं उसको। tan 60 का मान होता है √3 और ये दिया है बी ऑप्शन में। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे हैं 24 नंबर की ओर। 24 का जवाब देंगे त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति काफी आसान पूछे जा रहे हैं आजकल के प्रश्नों में। यदि sin θ = 3/5 तो tan θ का मान कितना होगा? अब देखिए इसको बनाने का तरीका, इसका बनाने का तरीका हम कितना बार बता चुके। अगर आपके सामने सवाल है तो समकोण बना लीजिए, और साइन के सामने जो है तो साइन के सामने जो आपके पास मान होगा वो लंब बटा में कर्ण होगा। तो लंब हो गया 3 और कर्ण ले लेंगे 5। आप आधार निकाल लेंगे अपने पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 4 आएगा। अब आपसे पूछा गया tan, तो tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, मतलब 3/4। और ये आपके सामने ऑप्शन ए में सही है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन ए। पाइथागोरस के अनुसार निकाल के तीनों भुजा पता लगा लीजिए, उसके बाद सवाल सॉल्व कीजिए, इजी मिल जाएगा आपको। देखिए 25 tan θ = √2 तो cot θ का मान कितना होता है? तो आप सभी पढ़े होंगे कि cot θ का जो वैल्यू होता है, cot θ जो होता है वो 1/tan के बराबर होता है। इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो 1/tan मतलब tan θ का वैल्यूएशन है √2, तो इसका मतलब 1/√2 होगा, जो दिया है आपके सामने ऑप्शन डी में, मतलब 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हैं आज के 26 क्वेश्चन की ओर। 26 का जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। प्रश्न है sin 15 में cos 75 का मान कितना होगा? तो ये सवाल देखिए, आप ना तो 15 का मान जानते हैं ना तो 75 का मान जानते हैं, अर्थात ये पूरक है। आप 15 और 75 को जोड़ के आप देख लीजिए कि 15 को और 75 को जोड़ा जाए तो क्या ये 90 हो जाता है? अगर ये 90 हो जाता है तो इसका मान 1 होगा। दिमाग ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बटा में है, माइनस में है, तो आप उसका मान 1 करेंगे और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1। दिमाग इधर उधर कहीं नहीं लगाए, पूरक मिला 1 उसका आंसर दीजिए। 27 sin² θ × sec² θ का मान क्या होता है?
अब देखिए यहां पर मेरे पास जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का वैल्यूएशन होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, ये तो हम यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों का यूज किया गया हो तो साइन बाई कॉस मिल जाता है, और साइन बाई कॉस हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा दिया है ऑप्शन सी में। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हैं, आज के 28वें क्वेश्चन में इसका जवाब जानने का प्रयास करेंगे। 28 प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर sin थीटा तो थीटा का मान कितना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, और ये तो कई बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, और कितने लोग इसमें बेवकूफ बनेंगे। मेरे कैंडिडेट हैं, गुरु आर्यभट्ट से जुड़े हैं, एकदम बेवकूफ नहीं बनना है, एकदम टक्का दम फिट लगा के आ जाना है। तो tan थीटा बराबर होता है, आप सब लोग जानते हैं, ये होता है sin थीटा बाई cos थीटा। सारे लोग इसको पढ़ चुके हैं, साइन बाई कॉस, और आगे आरएचएस में दिया हुआ है आपके सामने साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं, साइन से साइन ये कैंसिल कर सकते हैं 1 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस में 1 कितने का वैल्यू होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, मतलब यहां पर राइट आंसर होगा 0, जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर में। 29 है ऊंचाई दूरी से, और ऊंचाई दूरी तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग है, एकदम इसका जवाब देंगे। यदि किसी ऊर्ध्व खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से समकोण आप बनाते हैं, तो समकोण में पूछा गया है कि ऊर्ध्व की लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाए, ये तो 90 होगा ही होगा, तो यहां का और यहां का दोनों कोण आपका 45 और 45 हो जाएगा आपके प्रमेय के अनुसार। मतलब यहां पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने 30 नंबर में। इसका जवाब सब लोग देने का प्रयास करेंगे और एक बार समझने का भी। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। चलिए इसको चित्र के द्वारा समझाते हैं। अब ये ऐसे अगर मान लीजिए समकोण बनाते हैं, चूंकि ये सवाल जब भी आता है तो समकोण में ही आता है, तो ये आपके सामने 100 हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है जब मीनार की छाया 1 मीटर कम हो जाती है, तब x का मान बताइए। मतलब इस तरीके से आपके सामने एक और एंगल आ गया, तो यहां पर 30 से 45 हो जाता है, मतलब ये वाला जो एंगल आपके सामने है ये 30 रहता है, तो ये जो एंगल आपके सामने है ये 45 हो जाता है। तो इसका मतलब ये मान 100 और ये 100, और √3 के अनुसार आप अगर वैल्यू इसका निकाल लेते हैं तो √30 के अनुसार इसमें आ जाता है √3। मतलब 100 और √3 को आपस में गुना कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100√3। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं पूरी तरीके से। ये शॉर्टकट ट्रिक बताया गया था आपको, जिससे आप आसानी से आराम से सवाल का जवाब मिल जाएगा, जो मिल जाएगा 100√3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 31 को देखते हैं। 31 में क्या आ गया है। 31 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, अगर भुजाओं का जो अनुपात है क्षेत्रफल में पूछा तो जस्ट उसका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 होगा, और उसके बाद 9 है तो 9 का स्क्वायर कीजिए 81 होगा। आपके सामने आंसर मिला 16:81, और ये दिया गया है ऑप्शन डी में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 32 आ गए हैं। 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग इस प्रश्न को समझने का भी प्रयास करेंगे। 32 है, त्रिभुज एबीसी में AB 6√3, AC है 12, BC है 6, तो कोण B बराबर होगा। देखिए आप अगर देखते हैं तो इसमें इस दोनों भुजाओं का वर्ग जो है, उनका योग इस वाले के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। दिमाग ज्यादा मत लगाइए। आप देख लीजिए कि 6√3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 144 के बराबर आएगा, और 144 जो है वो 12 का वर्ग है, मतलब बीच वाली संख्या आ गया। मतलब वो पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करता है। समकोण है, और समकोण है तो कोण होगा 90 डिग्री। तो बी कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इतना कम समय में आप जवाब देने का प्रयास करेंगे तो जरूर आप सभी क्वेश्चनों को सटीक और सही तरीके से बना पाएंगे। 33 देखते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई
दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। अब देखिए समबाहु पूछ दिया, तो समबाहु है इसका मतलब दोनों समरूप होंगे। तो समरूप है तो क्या होता है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए मध्य बिंदु है, इसका मतलब कि डी के अनुसार बीसी जो होगा वो हाफ होगा, 1/2 होगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो आप अनुपात निकाल के इसका वर्ग कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ गया। अब 1 का अनुपात 1 होगा और 2 का अगर निकालते हैं स्क्वायर तो आपको 4 मिलता है। मतलब यहां जवाब आपको मिल जाएगा 1:4, जो मिला हुआ है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर होगा। कैसे जवाब दिए? समबाहु है इसलिए समरूप है। समरूप की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं उसका स्क्वायर उसकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात निकाले, वर्ग निकाले, आंसर पाए। चला गए हैं आज के 34वें क्वेश्चन की ओर। 34 का हम सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 34 है, चित्र में AB रेखा पर MN रेखाखंड का प्रक्षेप होगा। तो आपको बताना है कि MN का प्रक्षेप, MN जो देखिए ये वाला लाइन जो है आपके सामने, ये वाला लाइन का प्रक्षेप होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर अगर आप थोड़ा सा समझते हैं तो चित्र में आप देख सकते हैं कि यहां पर MN जो होगा इसका प्रक्षेप कहां, मतलब प्रक्षेप मतलब परछाई बोला जाता है उसको, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां जो प्रक्षेप जो होगा इसका वो इस पर पड़ेगा CD पर। CD जो होगा इसी के अनुसार तो इस कोण को निकाला जा सकता है। तो प्रक्षेप डिफाइंड होगा D के अनुसार, मतलब इस क्वेश्चन 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। चला गया आज के 35वें क्वेश्चन को। 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चित्र AD कोण BAC का समद्विभाजक है, तो x का मान होगा। अब देखिए ये जो आपके सामने AD है, बीच वाला लाइन, ये लाइन, ये क्या है? BC का समद्विभाजक, ठीक है। BAC का समद्विभाजक, दोनों बराबर है। ये 2 है, ये 1.5 है, ये 3.8 है। तो ये वाला मान आपको पूछा है कि ये x का मान क्या होगा। तब आपको यह बता दें कि जब आप इसके अनुसार ट्रायंगल के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका आपका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 2.85, और ये 2.85 डी जो होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए 36 को देखते हैं। 36 आ गए हैं आपके सामने क्वेश्चन, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और सही जवाब देंगे। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछ दिया, तो सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम तो नहीं होते हैं लेकिन समरूप जरूर होते हैं। तो मेरा यहां जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समरूप होते हैं। 37 देख लेते हैं। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। देखिए अगर वृत्त को स्पर्श कर रहा है समांतर चतुर्भुज इस तरीके से, ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये समांतर चतुर्भुज या तो एक प्रकार का आयत होगा या फिर वो एक प्रकार का समचतुर्भुज होगा। तो यहां पर समचतुर्भुज जवाब देना सही होगा क्योंकि आयत में कोण 90 हो जाते हैं और समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 नहीं होते हैं, इसलिए मेरा यहां जवाब होगा एकदम निश्चित तरीके से ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हैं 38 नंबर की ओर। 38 का जवाब हम सभी लोग जानने का प्रयास करेंगे। 38 है, अर्धवृत्त का कोण होता है, रट लीजिए, याद कर लीजिए या फिर किसी तरीके से आप इसे समझ लीजिए। अर्धवृत्त का कोण, अगर अर्धवृत्त आपके सामने है आधा वृत्त इस तरीके से ऊपर वाला, तो इसका कोण जो होगा हमेशा 90 होता है, मतलब समकोण, और दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 39 देखते हैं। 39 का राइट आंसर समझने का प्रयास करेंगे। चित्र में AB 7, PB 3, 4 है PD, तो आपको DC बताना है। देख लीजिए फिर से मान बैठा देते हैं। AB 3 है, AB का मान आपके सामने ये 7 है, ये मान 7 है। PB 3 है, PB ये वाला भाग 3 है, PD 4 है, PD ये वाला 4 है। तो आपको बताना है कि DC का मान कितना होगा। तो पहले बता दें कि ये जो जीवाएं हैं एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए यहां पर DC का जब आप मान निकालेंगे तो DC का मान आपके सामने आ जाएगा 3.5, मतलब बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 40 को देखते हैं। 40 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है, ये जो आपके सामने एक स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा में PA दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है आपके सामने 4, AB दिया हुआ है आपके सामने 5। तो आपको बताना है कि PT का मान ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा। तो इस एंगल का जब आप मान निकालेंगे तो इस एंगल का जो आपके पास मान आएगा वो मान आ जाएगा और वो आ जाएगा आपके सामने
8 सेंटीमीटर। 5 और 4 इसका जब निकालेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, अर्थात 40 का राइट आंसर 8 सेंटीमीटर होगा। 41 देखते हैं। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो परिधियां हैं 2:3 में, इसका मतलब उसकी त्रिज्या का अनुपात भी सेम टू सेम होगा, क्योंकि त्रिज्या परिधि और त्रिज्या परिधि और व्यास तीनों में सेम अनुपात होता है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा 2:3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 42 देखते हैं। यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? व्यास अगर 14 है तो सिंपल सी बात है उसका त्रिज्या 7 होगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब आपसे पूछा गया कि अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र होता है, सब लोग जानते हैं, यह होता है पाई आर प्लस 2r। अब यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7, त्रिज्या आर का वैल्यू 7 हो गया है, प्लस 7 दूनी यह आपका 14 हो जाता है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 और 14 को जोड़ देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 36, और यह मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? यह तो काफी आसान क्वेश्चन है, यह तो धुआं उड़ा देंगे सभी लोग। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जो दिया गया ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 44 देखेंगे। एक शंकु की ऊंचाई 24, आधार की त्रिज्या 6, शंकु का आयतन होगा। और यहां देखिए सारे के मान जो है आपको पाई के रूप में दिए गए हैं, मतलब पाई का मान यहां पर आपको रखना नहीं है। तो शंकु का आयतन सारे लोग जानते हैं, यह होता है 1/3, और इसके इंटू में होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर होता है, मान रखिए, तो 1/3 जैसे तैसे, पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि पाई में ऑप्शन दिए गए हैं। त्रिज्या आर का मान, तो त्रिज्या 6 है, 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36, क्योंकि यहां स्क्वायर है। और उसके बाद एच का मान आपके पास 24 है, ये रख लीजिए 24। अब इसे कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं, 12 बार में कटता है। अब गुना कर लीजिए, तो 12 होता है 48, 4 हासिल, 12 दूनी 24, 4 हो जाता है, 24 4 हो जाता है 28, 228, और पाई आपका रह गया, और ये दिया गया ऑप्शन ए में, मतलब 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर में, यह भी काफी आसान क्वेश्चन, और इस प्रश्न का जवाब देंगे। गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा अगर त्रिज्या r हो? तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यह दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 46 आ गए हैं, 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 सम संख्या, तो प्रथम 3 संख्या में पहले आ जाता है 2, उसके बाद आता है 4, उसके बाद आता है 6। तो इसका अगर आप माध्य निकालेंगे तो ये बीच वाला संख्या आ जाएगा 4, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। 46 में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 47 देख लेते हैं। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, मतलब संचयी बारंबारता वक्र जो है वो त्वरण के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 देख लेते हैं। 48 में कौन सा सही होता है? 48 आपके प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है, और हर टॉपिक को टच करने का प्रयास किया गया था इस क्वेश्चन में, ताकि आप एग्जामिनेशन में मजबूती प्राप्त कर सकें। 48, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, तो किसी घटना की प्रायिकता या तो 0 से कम होगा तब नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा तब नहीं होगा। तो 0 से कम देख लीजिए, -5 है, 1 से ज्यादा वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 49 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो नहीं हो सकती 0 से कम, 1 से ज्यादा। तो यहां पर अगर आप देखें समझें तो यहां पर 0 से कम आपको -15 मिल रहा है, -15 0 से छोटा है, यह प्रायिकता नहीं हो सकता है। बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ 49 में। चलिए आगे आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं कि आपके HW अर्थात होमवर्क में होता है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास करें, इसका जवाब क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और कुछ नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।